भैया हम लोग चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें भैया मीनिंग ऑफ डिबेंचर और फीचर्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। भैया कुछ एकाध कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स कुछ याद है क्या आपको? मेरे को देखो इतना याद है, कभी भी किसी कंपनी को अगर लोन लेना है तो वो मार्केट में डिबेंचर इशू कर सकती है, और डिबेंचर इशू करने के बदले उस कंपनी को पैसे मिलते हैं। भैया डिबेंचर इशू करने के लिए कंपनी को जो भी डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और उस डिबेंचर सर्टिफिकेट में भैया कंपनी का कॉमन सील, जो सील रहता है वो लगा हुआ रहता है, जो कि ऑथराइज करता है या फिर ये भैया एक्नॉलेज करवाता है कंपनी को कि कंपनी ने कोई लोन लिया है या कंपनी ने कोई डेट लिया है। यस भैया, क्या कंपनी डिबेंचर इशू करती है वो भैया इररिडीमेबल पीरियड के लिए इशू कर सकती है? बिल्कुल नहीं। कंपनी मैक्सिमम 10 साल के लिए अपने डिबेंचर्स को इशू कर सकती है, उसके बाद में उसको रिडीम करना पड़ेगा। बट भैया अगर कोई कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेके रखी है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अपने अंडर में लेके रखी है, तो भैया उसके पास मैक्सिमम पीरियड जो है वो होता है 30 ईयर्स का। हाँ भैया, ये सब बात तो ध्यान में। और भैया एक बात आप और बोले थे कि जो भी डिबेंचर्स होता है उसमें भैया एक कूपन रेट होता है। व्हाट इज दैट कूपन रेट? इसका मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, मतलब उस डिबेंचर का कॉस्ट। भैया इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो भैया आपको पैसे मिलेंगे, और उस पैसे के बदले भैया आपको डिविडेंड नहीं देना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पे करना है, राइट। तो भैया यही होता है इसका आपका मीनिंग ऑफ डिबेंचर और फीचर्स। भैया नेचर क्या डिबेंचर का था? दीदी नेचर दीदी बहुत गंदा है डिबेंचर का। अपने बोलते हैं इसका नेचर गंदा क्यों है? बिकॉज भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इट मींस कि वी विल हैव टू पे द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स वेदर वी आर हैविंग प्रॉफिट और लॉस। क्लियर है? हाँ। फिर दीदी हम लोग डिफरेंस देखे थे। डिफरेंस में दीदी मैं आपको एक पॉइंट बताया था जो कि हम आपको बोला था कि हम करवा दे रहा है। उसके अलावा दीदी हम बाकी सारा पॉइंट आपको यही बोला था कि आप लोग बुक से रीड कर लेंगे, जो इजी ही लगने वाला। अच्छा भैया, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में आपने क्या पढ़े दीदी? हम लोग टाइप्स ऑफ डिबेंचर में दीदी 4 क्राइटेरिया देख रहे थे। 4 क्राइटेरिया। हाँ भैया, चारों क्राइटेरिया क्या क्या था जरा सा हम याद करते हैं। एक था भैया सिक्योरिटी के हिसाब से, जिसमें भैया हमने डिबेंचर्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। भाई सिक्योर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको भैया हम लोग सिक्योर करके रखते हैं, या तो फिक्स चार्ज से या फ्लोटिंग चार्ज से। भैया फिक्स चार्ज क्या था? फिक्स चार्ज दीदी एक ऐसा चार्ज होता है जो कि हम लोग एसेट्स को क्रिएट करते हैं, हम लोग हमारे एसेट्स को बेच भी नहीं सकते। और भैया फ्लोटिंग चार्ज का देखिए, फ्लोटिंग चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो कि हम लोग क्रिएट करके रखते हैं हमारे फ्लोटिंग एसेट्स के ऊपर में। फ्लोटिंग एसेट मतलब भैया करंट एसेट्स के ऊपर में। भैया क्या करंट एसेट्स बेचा जा सकता है? यस, वी कैन सेल करंट एसेट्स। ओके। फिर भैया हम लोग क्या पढ़े थे दीदी? हम लोग डिबेंचर्स का एक और टाइप रिडेम्पशन के साथ रिडीमेबिलिटी और इरिडीमेबल। भैया रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसको भैया हम लोग रिडीम कर लेंगे आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और भैया इरिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिसको हम लोग कभी भी रिडीम नहीं करेंगे, जो कि भैया पॉसिबल है ही नहीं। फिर भैया कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से हम लोग डिबेंचर्स को क्लासिफाई किए थे, जिसमें भैया था आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसमें होता है भैया आपका नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आप क्या बता रहे थे? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो जिसमें कि जो भी उसके होल्डर है उनको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहो तो आप अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकते हो इक्विटी शेयर्स में। और भैया इसमें एक और ऑप्शन ये रहता है कि जरूरी नहीं कि आपको जितना डिबेंचर्स मिला है ना वो पूरा का पूरा कन्वर्ट होगा। कुछ कुछ में हो सकता है कि आपका कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा, और कुछ हो सकता है भैया पूरा होगा। तो भैया जो कुछ कुछ होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसमें भैया पूरा का पूरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर। हाँ भैया और क्या था? फिर दीदी आपका था नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। भैया ऐसा डिबेंचर कोई भैया राइट नॉन कन्वर्टेबल। और यदि आप सही बोला, एक था भैया रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, जिसमें हम लोग बोलते हैं भैया रजिस्टर्ड डिबेंचर, और एक होता है बेयरर डिबेंचर। भैया रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होता है? ऐसा डिबेंचर जिसमें कि कंपनी अपने डिबेंचर के रजिस्टर में जो डिबेंचर होल्डर्स हैं सबका नाम, एड्रेस, कितना यूनिट होल्ड कर रहा है, सब कुछ लिख के रखती है। और अगर हम लोगों को डिबेंचर्स बेचना है तब फिर कंपनी को एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट होगा तभी आप डिबेंचर को बेच पाओगे। भैया बियरर डिबेंचर्स में क्या होता है? जिसके पास रिकॉर्ड नहीं करती है उसको, कोई कंपनी रिकॉर्ड नहीं करती है, इसमें हम लोग कोई ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट भी करना नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा टाइप्स भी हो गए। फिर भैया हम लोग क्या पढ़े थे? इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम या डिस्काउंट। अच्छा हम आपको पहले ही बता था दीदी, अपने डिबेंचर्स को या तो दीदी कैश में इशू कर सकते हैं, या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या फिर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए, जब हम लोग डिबेंचर को कैश में इशू कर रहे हैं, वी हैव 3 ऑप्शन नॉट 2। भैया 3 ऑप्शन कैसे? या तो पार में इशू कर सकते हैं, या प्रीमियम में, या फिर डिस्काउंट में। भैया पार में क्या होता है? पार में सिंपल सा मतलब दीदी ये हो गया कि अगर डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया है तो हम लोग डिबेंचर को 100 का 100 में ही बेच देंगे, राइट। भैया प्रीमियम क्या होता है दीदी? प्रीमियम का मतलब ये हो गया कि हम लोग वैल्यू से ज्यादा बेच देंगे। ठीक है। भाई डिस्काउंट क्या हो गया?
फेस वैल्यू से कम। फेस वैल्यू से कम। अब भैया एक बात है, आप पार प्रीमियम डिस्काउंट का भैया इंटरेस्ट तो बाद में करवाएगा, पहले मेरे को बताइए भैया ये लमसम क्या होता है और भैया ये इंस्टॉलमेंट वाला चीज क्या होता है। दीदी इंस्टॉलमेंट के लिए तो मेरे को बोलने का जरूरत है ही नहीं भैया, वही हो गया डिबेंचर एप्लीकेशन, सॉरी बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, फिर भैया डिबेंचर एप्लीकेशन टू आपका परसेंटेज डिबेंचर, फिर भैया आपका टू डिबेंचर अलॉटमेंट टू बैंक। अगर भैया आपका कुछ एक्सेस है रिफंड कर रहे हैं या फिर तो भैया फिर अगर रिफंड कर। हाँ एडजस्ट कर रहे हैं, फिर आगे चलते रहता है वो पगार, फर्स्ट कॉल वाला, सेकंड कॉल वाला, सब चलते रहता है। और भैया आपका ये लमसम में क्या रहता है दीदी, इसमें हम लोग एक अकाउंट खोलते हैं जिसका नाम होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इसमें दीदी एंट्री कुछ ऐसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और भैया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर टू बैंक। बस भैया अगर एक्सेस हो तो रिफंड कर देंगे। तो यहाँ पर डिबेंचर अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, जब हम लोग ऑलरेडी एक अकाउंट खोल चुके हैं उसी के नाम, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो खोल ही चुके, तो वापस हम लोग को डिबेंचर अलॉटमेंट क्यों लिखेंगे। तो जो भी पैसा भैया एक्स्ट्रा रहता है उसको हम लोग रिफंड कर देते हैं। क्लियर है दीदी? भैया प्रीमियम वाले में क्या होता था दीदी, प्रीमियम वाले में भैया सिंपल सा बात है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तब भैया हम लोग ये मानते थे कि डिबेंचर अलॉटमेंट में हम लोगों को प्रीमियम मिल रहा है। तो हम लोग दीदी एंट्री कुछ ऐसा करते थे, डिबेंचर अलॉटमेंट परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यही चीज डिस्काउंट एक तरीके का कैपिटल लॉस होता है। हाँ भैया इसका जनरल क्या था दीदी, देखो अगर क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा कि डिस्काउंट कहाँ दिया जा रहा है, तो कहाँ मानते हैं डिस्काउंट दिया जा रहा है, अलॉटमेंट। तो भैया इसका एंट्री क्या होता था, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी अकाउंट एक ही माना जाता है। फिर अपने लिखते हैं टू परसेंटेज डिबेंचर। ये अच्छा भैया ये कैपिटल लॉस है, यस। तो भैया इस कैपिटल लॉस का हर्जाना कौन भुगतेगा, मतलब कौन पेमेंट करेगा, तीन लोग आ जाते हैं दीदी। एक का नाम है सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L की, नहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर आता आपका SOPL, फिर आता आपका कैपिटल रिजर्व। हम लोग कई बार जनरल रिजर्व का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? वैसे जनरल एंट्री क्या था, जनरल एंट्री दीदी कुछ ऐसा था, SPR SOPL या कैपिटल रिजर्व डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर है भैया? बहुत सारा चीज तो हो ही गया है, यस भैया। फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, दीदी क्या हम लोग ये स्टार्ट किए थे? नहीं भैया, नहीं भैया ये स्टार्ट नहीं किए। ओके ये तो ऐड भी नहीं किया हुआ, कोई नहीं। पे लिख लेते हैं भैया। आपका नोट बन गया? हाँ दीदी मेरा नोट बन गया भैया, तो देना पड़ता है। हाँ हाँ दे देंगे भैया। क्या था इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। भैया इसमें हम लोग कितना चीज पढ़ेंगे दीदी, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, तीन चीज पढ़ेंगे भैया। मेरे ख्याल से आप फेयर्स में भी वही पढ़ाए थे। यस यस बिल्कुल सही। वेंडर्स हो गए, प्रमोटर्स हो गए। हाँ भैया ये तो प्रमोटर्स हो गए, आपको लिखना कुछ भी नहीं है। एक हो गया भैया वेंडर्स, और भैया कौन हो सकते हैं, और दीदी हो गया अगर हम लोग बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं। ठीक है अब जरा देखो दीदी, बात बताओ प्रमोटर से दीदी हम लोग कुछ परचेज करते हैं क्या? नहीं भैया प्रमोटर से कुछ परचेज तो नहीं करते, प्रमोटर अपना सर्विस देके जाता है और हम लोग उसके लिए प्रमोटर्स लोगों को डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर क्या बोलते हैं जरा देख लो, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट
टू प्रमोटर्स, ठीक है। अभी आप दीदी बात को समझते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर्स, क्लियर है दीदी यहाँ तक? हाँ, अब भैया अपने को प्रमोटर्स को डिबेंचर देने का, डिबेंचर देने वाला एंट्री दीदी थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो भैया। ये बात तो बिल्कुल सही है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू प्रमोटर्स तो होगा भैया, प्रमोटर्स को आपने क्रेडिटर बना दिया। yes. अब जरा दीदी वेंडर वाला चीज देखते हैं। दीदी वेंडर से हम लोग कुछ परचेज करना पड़ता है क्या? हाँ भैया परचेज करना पड़ता है। जैसे क्या दीदी, अपने को एसेट्स मिलता है, तो क्या अपने ऐसे लिख सकते हैं एसेट्स टू वेंडर? भैया इसे तो रटा हुआ एंट्री है, पहले कर चुके हैं, मेरे को पता है। फिर दीदी बिजनेस में भी अपने कुछ एंट्रीज पड़े थे, हाँ भैया पता है। अपने पास दीदी यहाँ पर 3 एंट्रीज है पड़ने को भैया, 3 एंट्रीज। यस, जरा देख लो क्या क्या हम कुछ शॉर्ट फॉर्म लिखेगा, देखते हैं कि आप क्या समझ। दीदी हम कुछ हिब्रू लैंग्वेज में लिखा है या फिर समझने लायक चीज लिखा है? व्हाट इज पीसी? भैया पीसी चंद्रा, यस आई रिमेम्बर भैया, शादी बैंक्वेट हॉल। पीसी क्या होता है दीदी? परचेजिंग कॉस्ट, परचेज कंसिडरेशन। एनडब्ल्यू दीदी, और नेटवर्थ, नेटवर्थ भैया नेटवर्थ किस चीज का? जिस बिजनेस को एक्वायर बिजनेस का, उसका नेटवर्थ। भैया इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल टू नेटवर्थ, मतलब सिंपल सा बात, जो उस कंपनी का औकात है उस कंपनी को उतना ही दे रहे हैं भैया। ऐसे समझ में नहीं आता, बता रहे हैं। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, ठीक है, टू भैया जो भी बिजनेस है जिसको एक्वायर कर रहे हैं उसका नाम। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्वायरिंग अकाउंट, सिंपल सा बात भैया। जैसे कि मतलब एग्जांपल दीजिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपने 50 लाख रुपए का एसेट लिया, आपका जो लायबिलिटी था वो 30 लाख रुपए का है, तो आपने नेटवर्थ चेक किया और नेटवर्थ हम आपको बता चुका है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो भैया उसका नेटवर्थ है 20 लाख रुपया। तो हम जो ओनर है कंपनी के उसको बोला हम आपको 20 लाख रुपया ही देंगे, क्लियर है? हाँ भैया अब क्या आ गया कि आपने परचेज कंसिडरेशन जो है ना वो नेटवर्थ से ज्यादा दिया, मतलब भैया जो कंपनी की औकात है उससे ज्यादा दे रहे हैं। तो दीदी हम लोग किसी कंपनी को उसकी औकात से ज्यादा कब देते हैं? जब वो बदनाम कंपनी हो कि उसका नाम बहुत हो। क्या लग रहा है? नाम दीदी नाम आपने क्या बोला? नाम बहुत है, और हम ये बोला एक दीदी, आपने क्या बोला? हम लोग किसी कंपनी को उसकी औकात से ज्यादा कब देते हैं? जब उस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा होता है कि नाम बहुत कम होता है? नाम बहुत ज्यादा होता है। गुडविल नहीं लग रहा, मन में गुडविल नहीं आ रहा? हाँ, मैंने गुडविल बोला। ओ अच्छा, हम सुना, सॉरी। ए अकाउंट डेबिटेड, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू हेल्प टू वेंडर, सॉरी आई एम सो सॉरी, वेंडर नहीं, वो एक्वायरिंग। क्या दीदी क्लियर है? भैया इसका भी एग्जाम्पल ले लेते तो अच्छा लगता। आओ, 50 लाख का दीदी एसेट था, 30 लाख का दीदी लाइबिलिटी था, बट हम वेंडर को बोले कि नहीं हम आपको 20 लाख रुपए नहीं देंगे, हम आपको 25 लाख रुपए देंगे। और वो वेंडर बोला हाँ आपको देना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी कंपनी का तो गुडविल है मार्केट। गुडविल है। क्लियर है दीदी? भैया ये सब पढ़ा हुआ तो इजी लग रहा, उतना मेहनत नहीं आ रहा। यस, बिकॉज जो नया दीदी नया चीज पढ़ने का है वो इसके बाद में, इन सबको तुम लोग को पढ़ा था खाली रिविजन मार रहे हैं एक बार। ये बिल्कुल सेम टू सेम इश्यू ऑफ शेयर्स में भी यही था। अब भैया परचेज कंसिडरेशन कम दे रहे हैं आप नेटवर्क से, मतलब दीदी किसी कंपनी को हम लोग जो उसकी औकात है उससे कम दाम में खरीदते हैं, भैया हमारा तो मुनाफा हो गया। भैया मुनाफा मीन्स कैपिटल प्रॉफिट, और भैया वो कैपिटल प्रॉफिट कहाँ डालते हैं हम लोग? कैपिटल रिजर्व। भैया व्हाट वुड एसेट्स अकाउंट टू एल अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व,
और भैया 2 क्या हो जाएगा, हम 12 वेंडर के बीच में एक्वायरी। पाएगी। वैसे वेंडर हो सकता है, वेंडर का कोई बात नहीं है, बिकॉज वेंडर का मतलब हो गया वही जो बेच रहा है। तो 2 एक्वायरी, भैया इसका भी आप नंबर ले लेंगे तो अच्छा लगेगा। 50 लाख है, 30 लाख रुपया उसका बनता है, लेकिन हम बोले हम आपको 15 लाख रुपए ही देंगे, आपका औकात नहीं है। तो जबकि उसका औकात होगा तो मेरा तो 5 लाख का मुनाफा हो गया। अच्छा दीदी, याद है कैपिटल रिजर्व क्या होता है? हाँ भैया, कैपिटल उसका The reserve that is created out of capital profits, and capital profits are those profits which does not occur in the normal course of the business. The examples of capital profit can be when we purchase and sale of fixed asset, और उसके सेल पे हम लोगों को मुनाफा हो जाए, पहला केस। दूसरा दीदी, जब अपने कोई बिजनेस एक्वायर कर रहे हैं उसमें अगर अपने कोई मुनाफा हो जाए, तब दीदी उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। दीदी जब हम लोग किसी एसेट का रीवैल्यूएशन करते हैं, तब दीदी हम लोग उसको बोलते हैं आपका कैपिटल प्रॉफिट। और भी दीदी 2-3 होता है, जैसे मैं आपको बताया था फॉरफीचर वाला केस, जब हम लोग इश्यू शेयर कर रहे हैं, री इश्यू ऑफ शेयर होता है, तब दीदी अगर हम लोगों का कुछ मुनाफा हो गया उसको भी कैपिटल रिजर्व में डालते हैं, याद है? बस यही सब होता है दीदी कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो रहा है दीदी? बार बार रिवाइज करवाते हैं ताकि दिमाग में बच जाए। डन भैया, यहाँ तक आप जो भी पढ़ा है ना भैया, ये पहले पढ़ा हुआ। अच्छा, मेरे को नहीं। ओके, अब दीदी कुछ चीजों पे ध्यान देना, हम जिन जिन चीजों को हाईलाइट करेगा। दीदी किस चीज को हाईलाइट किया, कुछ आइडिया हो रहा आपको? क्या चीज? फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया ये सारा। हाँ भैया देखो दीदी, आप ना दीदी बहुत सोफिस्टिकेटेड आंसर दे रहा है, मतलब एकदम जैसे पढ़ा लिखा बच्चा होता वैसा। हम दीदी एकदम प्रॉपर मारवाड़ी लैंग्वेज में बोले, मांग तूड़ा। वो लोग जिनको पैसा मुंह पे मारना है मेरे, हाँ या ना? हाँ या ना? एक सेकंड। मतलब भैया सिंपल सा बात बोले, मारवाड़ी में जिसको अपने क्या बोलते हैं, मांग तोड़ा। नहीं, ये सबके सब लोग तो मांग तोड़े हैं, इनको तो पैसा भैया मुंह पे मारना पड़ेगा। यस, तो भैया आप इसी का बात कर रहे हैं कि हम लोग को इन लोगों को डिबेंचर इशू करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, अब दीदी देखो, मैं आपको कुछ बात बता रहा है क्योंकि आपका सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट मेरे को बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना है आपको। ऐसा होता है दीदी, जब आप ना कोई बिजनेस परचेज करता है ना, जब बिजनेस परचेज करता है तो ऐसा नहीं होता कि आप खाली उसको डिबेंचर इशू करेगा, ऐसा नहीं होता। होता क्या दीदी, वो बहुत सारी चीजों से मिलकर हम लोग परचेज कंसिडरेशन पे करते हैं। इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस कैश, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डिबेंचर, इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिबेंचर प्लस कैश, और इट कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी प्लस डिबेंचर प्लस, सब इक्वल टू आपका परचेज कंसिडरेशन हो सकता है। आया ना भैया? तो बिल्कुल सही बात है, जरूरी थोड़ा ना खाली डिबेंचर इशू करेंगे। बट फॉर सिंप्लीफिकेशन दीदी, आपके इस क्वेश्चन में या फिर आपका इस चैप्टर में मेरे ख्याल से सिर्फ डिबेंचर प्लस कैश तक ही दे रहा है, या फिर खाली डिबेंचर ही दे रहा है। ठीक है, अब आओ। अब दीदी बात ऐसा है, जब हम लोग इन लोगों को डिबेंचर देंगे ना, तो दीदी डिबेंचर देने का अपने पास में 3 तरीका है, आपको पता है भैया क्या? एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। डिस्काउंट। यस, और दीदी हम आपका ना थोड़ा सा कुछ मेंटालिटी डेवलप करना चाहता है आपके मन में। हाँ, मेंटालिटी दीदी ये है, कुछ काम है दीदी कर लो, आप काम नहीं भैया, काम नहीं है कुछ। हाँ भैया, पार में क्या होता है, जिस चीज का दाम 100 रुपया, उसको भैया 100 रुपया में इशू करते हैं। जिस चीज का दाम 100 रुपया, उसको 100 रुपया में इशू करते हैं। भैया मेरे को पता, आप क्यों बोल रहे हैं, देखते जाओ। जिस चीज का दाम 100 रुपया,
उसको मान के चलते हैं कि वो 110 का है या 120 का है। हाँ या ना? हाँ। जिस चीज का दाम 100 रुपया है उसको मान के चलते हैं 80 रुपया या 90 रुपया। अब एक बात सोचना, आपको क्या लगता है दीदी, प्रीमियम जब हम लोग किसी डिबेंचर में ये मान के चलेंगे कि इसके अंदर प्रीमियम है, आपको मन में क्या लग रहा है? भैया एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया, लेकिन हम लोग मान रहे हैं 120। तो आपको क्या लग रहा है दीदी, हम लोग जब प्रीमियम में डिबेंचर को इशू करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा कि डिबेंचर्स कम इशू करना पड़ेगा? और दीदी जब डिस्काउंट में इशू करेंगे तब हम लोग को डिबेंचर ज्यादा इशू करना पड़ेगा, क्योंकि भैया 80 रुपया ही वैल्यू बना डिबेंचर का। और भैया पार पार तो दीदी एकदम पाक है, एकदम पवित्र है, जो वैल्यू है उतना में इशू कर रहा है। भैया मेरे को तो आपका एक बात समझ में नहीं आया, मेरे को पता, सुनो, सपोज कर लो मेरे को प्रमोटर्स को देना है हाँ 1,20,000 रुपए। हम बोले हम आपको 1,20,000 रुपए देंगे। आप जरा देखो, अगर कोई मेरे को बोलेगा कि अगर आप पार में इशू कर रहे तो कितना नंबर ऑफ इक्विटीज आप इशू करें, तो सिंपल सा बात है, मेरे को देना कितना 1,20,000 रुपया। क्लियर है? 1,20,000। अब भैया 1,20,000 रुपया आपको देना है, एक डिबेंचर का दाम 100 रुपया। क्लियर है? 1200 डिबेंचर देना पड़ेगा भैया। भैया जब प्रीमियम रहेगा तब भैया 1,20,000 रुपया दाम है, 120 दे रहे हो। दीदी आपको नहीं लग रहा 1000 डिबेंचर देंगे? हाँ भैया। और दीदी जब डिस्काउंटेड रहेगा 80 रुपीज ज्यादा दे देगा दीदी 1500 होगा। ओ अच्छा भैया, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा भैया, 1200 आया 1000 आया। हाँ रुको रुको रुको, अच्छा एक बात और दीदी, जब भी कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए डिबेंचर इशू करेगा वो सब का सब लमसम माना जाता है, उसमें आप फिर वो नहीं करते, इंस्टॉलमेंट का काम नहीं करेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भैया एप्लीकेशन तो होगा ही नहीं ना। हाँ, ये दोनों एक अकाउंट बनता था शेयर वाले में भी। भैया होगा क्या, जरा देखो आप, इसका एंट्री दीदी कुछ ऐसे करेगा, अगर दीदी पार का है, पार का, तो जरा देखो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स 1,20,000 रुपया। भैया यहाँ पर आप क्या करेंगे, ब्रैकेट में तो हम लिखेगा ही। क्लियर है? हाँ दीदी आपको कुछ बैकग्राउंड नॉइसेस आ रहा है क्या? थोड़ा सा। हाँ दीदी देखो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड, अरे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर्स। भैया आप डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट दीदी किस लिए परसेंटेज डिबेंचर, वो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कोई ना तो एप्लीकेशन ना तो अलॉटमेंट, जैसे डिबेंचर इशू करना है। भैया मेरे ख्याल से आप शेयर्स में भी ऐसे ही करते थे। यस, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे तो पार में इशू की, इसलिए 1200 शेयर्स अपने इशू कर। अब आओ दीदी प्रीमियम का केस। भैया प्रमोटर्स होगा, भैया ये लोग डेबिट तो 1,20,000 से होंगे, बिकॉज भैया ये लोग 1,20,000 ही लेंगे। टू परसेंटेज डिबेंचर्स, टू एसपीआर।
अब जरा देखो दीदी, यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं। यस, तो भैया यहाँ पर होगा 1000 इंटू 100, 1 लाख रुपया, और भैया यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000 इंटू 20। क्लियर हो रहा है दीदी बात? ओ तो भैया इसलिए ये सब एंट्रीज में काम आएगा। हाँ दीदी, ये आपका एमसीक्यू से पूछेगा एक क्वेश्चन, टर्म 2 में। एमसीक्यू तो है नहीं, बट आपसे ये जरूर करवाएगा। बट अगर दीदी मेरे ख्याल से टर्म 2 में आप लोग का वो तो है ही, स्टार्टिंग में शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें जरूर पूछ सकता है, उसमें जरूर पूछ सकता है ये। ठीक है भैया, देख लेंगे तब का तब। अब दीदी डिस्काउंट, भैया आप क्या होगा जरा देखो दीदी, प्रमोटर कितना में मानेगा? 1,20,000। 1,20,000। हाँ, और भैया डिस्काउंट आपको भैया डिबेंचर कितना इशू करना पड़ेगा? मेरे ख्याल से मेरे को डिबेंचर बहुत ज्यादा इशू करना पड़ेगा। 1,500 into 100। हाँ, बट भैया एक बात बोले, आप तो 80 का मान के चल रहे थे। हाँ तो क्या हो गया, हम तो 100 इंटू कर रहे हैं। ओके भैया, ठीक है, आप करिए। ओ अच्छा भैया, आप यहाँ पे डिस्काउंट डालेंगे। यस, 30,000। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स वॉट एवर इट इज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 30,000। एनी इशू, एनी तकलीफ दीदी? No। भैया मेरे को एक दिक्कत है क्या, आप तो भैया ये जो भी करवाएं, ये सिर्फ और सिर्फ भैया इसका हुआ। भैया मेरे को तो एसेट्स वेंडर वाला भी समझना। हम एक बात बोले दीदी, यहाँ पर प्रमोटर्स का नाम काट के वेंडर लिख दो, बस वही कर सकते। नहीं भैया, अगर ये भी हो गया तो भैया मेरे को पक्का विश्वास है इसमें तो कुछ अलग ही होगा। कुछ अलग नहीं है दीदी, वहां पर दीदी वेंडर का नाम काट के एक्वायरी लिख दो, जितना भी पेमेंट करना उस हिसाब से फिर देखा जाएगा। यहाँ पे डेफिनेटली अमाउंट चेंज हो गया है, तो वैसे ही हम लोग अमाउंट का चेंज कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है? अच्छा भैया, जैसे कि इसमें एमसीक्यू में क्या पूछता, सबसे पहला तो दीदी एमसीक्यू ये सब से रिलेटेड रहता है, कितना डिबेंचर इशू करना है। तो ऐसे पूछता है एक्सप्लेन हाउ मेनी डिबेंचर्स विल बी इशू, ये पूछ लेता है। अच्छा दीदी, कभी कभी क्वेश्चन को टफ करने के लिए ऐसे बोलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1,20,000 है, तो बोल देगा कि 60% कैश में दिया जाएगा, और जो बैलेंस रहेगा 40% वो आपका डिबेंचर में दिया जाएगा, वो भी कैसा, आपका डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। अब बच्चा लोग कंफ्यूज, तो सिंपल सा बात है, 60% कैश में, इसका मतलब 72,000 कैश में जाएगा, और 48,000 का Okay, इशू करना है। इसका तो भैया 20% डिस्काउंट कर दो। हाँ, तो भैया सिंपल सा बात है ना, 48,000 डिवाइडेड बाई 80, राइट। कितना हो जाएगा? 600 शेयर्स, सॉरी डिबेंचर्स। बस, तो भैया फिर अपने अगर एंट्री करेंगे तो क्या रहेगा, जरा देख लो, दिखा रहा प्रोमोटर्स, ये लोग तो 1,20,000 ही, कितना शेयर इशू कर रहे हैं अपने, 600 ना। भैया मैच नहीं हुआ, हमको भी पता है, तू कैश कौन लिखेगा? 60% ऑफ 1.2 लाख पता ही होगा आपको। क्लियर है? ये तो कोई क्वेश्चन हुआ दीदी? ये सब तो मतलब नॉर्मल मैथ्स कर रहा है ये लोग, हम लोग के साथ में। 60% वैसे दिए, 40% वैसे दिए, बस। कोई दिक्कत दीदी यहाँ तक? नहीं? ओके, एक सेकंड रुकना दीदी, हम आपको मेरा जो नोट बनाया हुआ है, हम एक बार आपको वो सेंड कर रहा है, इट इज नॉट पीडीएफ, ऐसे एक पिक भेज। ओके।
क्या कहाँ से ना हम ये सब काम देखिए दीदी अभी दीदी आप पहला वाले में अंडर राइटर्स देख के बड़ा दुख हो जाएगा आपको कि भैया आप अंडर राइटर्स का पता ही नहीं, बट उसमें कोई टेंशन लेने वाला बात है नहीं। आवाज आ रहा है ना मेरा? हाँ देखो भैया अंडर राइटर्स का तो बता दीजिए, अरे देख लो दीदी सिंपल से एक ही बात है, अंडर राइटर्स कौन होते दीदी ये तो पता ही होगा आपको, पता है कि अंडर राइटर्स कौन है? पढ़े थे दीदी, एक दो बार बोला था, याद करो। दीदी कंपनी अपना जब शेयर्स इश्यू करती थी तब उसको एक डर रहता था कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं किया गया तब कंपनी को अच्छा, शेयर्स इश्यू करने का मौका नहीं मिलेगा, हाँ, कंपनी जो भी पैसा मिला वो रिफंड करना पड़ता था। अरे हाँ, तो ये अंडर राइटर्स क्या करते थे, क्योंकि अंडर राइटर्स एश्योर कर देते थे कंपनी को, वो लोग ठीक अंडरराइट है, हाँ, करना मतलब होता अपना नाम लिख रहे हैं, हम लोग परचेस कर लेंगे अगर नहीं होगा, और इसके लिए वो लोग दीदी हाँ, कमीशन चार्ज करते थे। भैया भले ही करे या नहीं करे, यस, बिकॉज आपको तो खतरा से बचा ही रहे, इसीलिए दीदी अंडर हाँ, राइटर्स क्या बोलते हैं कि हम लोग कमीशन लेंगे, तो कंपनी बोलती है ठीक है हम आपको कमीशन दे देंगे डिबेंचर के फॉर्म। अब जरा देखो इसका एंट्री दीदी बहुत सिंपल है, अंडर राइटिंग कमीशन आपका एक्सपेंस है, इसमें डेबिट कर रहे हैं, कमीशन आपका एक्सपेंस है डेबिट कर रहे हैं टू अंडर राइटर्स। अच्छा अपने अंडर राइटर्स को कमीशन दे रहे हैं। अपने अंडर राइटर्स को कमीशन दे रहे हैं, बिकॉज अपने को कमीशन देना हाँ, पड़ेगा उन लोगों को, बिकॉज भैया वो लोग तो हम लोग को हाँ, आपका टू एक अश्योर, हाँ, अब भैया हाँ, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, और भैया अंडर राइटर्स को सेम जैसे पेमेंट किए वैसे ही करेंगे ओके, अंडर राइटर्स। चलो बैलून का पैकेट बेड में निकाल के लेके आओ। हाँ, चलते दीदी नॉर्मल है, ओके ओ सॉरी सॉरी। डिबेंचर अकाउंट, हाँ भैया अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिबेंचर, भैया ये तो आप पार का कर दिया, पार का कर दिया, प्रीमियम का आपको पता ही एंट्री क्या होगा, और आपको डिस्काउंट का भी पता ही एंट्री, बिकॉज अभी मैंने आपको दिखाया था, क्लियर है? भैया, अच्छा भैया मेरे को पहला वाला इमेज तो आपका समझ में आ गया, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश टू प्रमोटर्स टू अंडरराइटर्स टू वेंडर्स, भैया बिजनेस नहीं लिखे, यदि वेंडर को दोनों मान लिया गया। सर देखो नेक्स्ट पेज में आओ, भैया, वहां पे देखो ऐसे भी आपको देखो तो मेरा पहला इमेज भेजा हुआ ना, वहां पे हम लिखा था तीसरा नंबर वेंडर ब्रैकेट में एसेट्स या बिजनेस। स्लैश बिजनेस, अब भी जैसे हम पढ़ा रहे हैं इस नोट्स को वैसे ही देखना, भैया सबसे पहले अगर हम लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं या बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो दीदी जरा देखो क्या हम यही एंट्री करवाया था क्या, ये तो एसेट्स टू वेंडर्स, या फिर दीदी ये तीन एंट्री जब परचेज कर रहे हैं तब, देखो वहां पर भी मेरा वही किया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन इक्वल्स टू नेटवर्थ, पहला में रोमन नंबर, फिर दूसरा रोमन नंबर परचेज कंसिडरेशन ग्रेटर देन नेटवर्थ, या फिर आपका तीसरा नंबर परचेज कंसिडरेशन लेस देन नेटवर्थ। क्या वही एग्जांपल लेके हम लोग कंसिडर किए? हाँ भैया, ओके दीदी क्या हो गया पेमेंट, ओ भैया पेमेंट के लिए तो आप मेरे को दिखाई दी यहाँ पे पार प्रीमियम और आपका डिस्काउंट वाला, क्या है भैया पेमेंट में, पेमेंट में क्या है एट पार, भैया वेंडर्स टू परसेंटेज डिबेंचर, आप वही बताए थे, देखो यहाँ पे प्रमोटर्स टू परसेंटेज डिबेंचर लिखा हुआ है, फिर क्या भैया रोमन नंबर 2 प्रीमियम में वेंडर्स टू परसेंटेज डिबेंचर टू एचपीआर, सेम ही है भैया,
वही जो भैया आप बोले थे वही है, बस हम ऐसे ही नोट्स बनाए जैसे हम आपको समझाएं। और उसके बगल में भैया आप सेम लीजिए, बिकॉज भैया आप भले ही वेंडर हो या बिजनेस हो, आप एक ही चीज लिखने वाले। क्लियर है दीदी? अच्छा मेरे को एक चीज बताओ दीदी, इसमें कुछ टफ या ऐसा कुछ लग रहा है कि भैया नहीं समझ में नहीं आएगा या फिर पहले पढ़ा हुआ सा नहीं? ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ है, ऑलमोस्ट। इसीलिए भी अपने को यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हार्टेड करना है। यही चीज जब अपने इश्यू ऑफ चॉइस में किए खाली अपने को प्रमोटर्स वेंडर्स बिजनेस करने में पूरा एक क्लास लग गया था, वो भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बट अब आराम से हो गया। अच्छा चलो एक और टॉपिक है वो भी करवा देते, फिर हम लोग खाली क्वेश्चंस ही करेंगे। फिर आपका मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास और आज का क्लास क्वेश्चंस होगा और उसके नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। अभी दीदी एक और टॉपिक करेंगे भैया, पहले तो आप टॉपिक करवाएंगे, उससे पहले मेरे को टॉपिक दिखाइए। ओके इधर देखो अपना दीदी ये भी हो गया। आई होप इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार्ट प्रीमियम डिस्काउंट। हाँ भैया क्वेश्चंस देख लिए, क्वेश्चन थोड़ा कर लेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया। हाँ भैया अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। एक बार मेरे बोलने पे कॉपी निकाल लो। कोलैटरल सिक्योरिटी के बारे में दीदी हम कोई भी नोट्स नहीं लिख रहे, ये हमको एक्सप्लेन करना और आपको क्लास में ही नोट्स लिख पाएगा, बाकी सब चीजें तो नोट्स हम लिख दे रहे हैं। कॉपी निकाले दीदी, रेडी हो गया? हाँ भैया। ठीक है आओ समझते हैं पहले, उसके बाद में आप कॉपी करना। स्टार्ट करें दीदी एक्सप्लेन करना। चलिए क्या हुआ दीदी, बिजनेस जो है ना वो बैंक के पास गया, मतलब कंपनी बैंक के पास गया और बोला कि भाई मेरे को लोन चाहिए। बैंक बोला ठीक है हम आपको लोन दे देंगे। तो बैंक बोला एक काम करिए, आप मेरे को ना एसेट्स मॉर्गेज पे करवा दीजिए। आपको पता होगा मॉर्गेज का मतलब क्या होता है? यस, गिरवी, गिरवी। सॉर्ट ऑफ गिरवी, लाइक हाँ अगर रीपे नहीं कर पाओ तो वो ले लेते हैं। हाँ हम दीदी आपको एक चीज और बता दे रहे हैं, देयर आर 3 वर्ड्स जिसको लोग एक ही समझते हैं, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन और प्लेज। आप तीनों वर्ड पक्का अपने लाइफ में कहीं ना कहीं सुना होगा। प्लेज, हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज तीनों अलग अलग होता है। मॉर्गेज दीदी इमूवेबल प्रॉपर्टीज का होता है, जैसे मेरा बिल्डिंग, मेरा घर, मेरा ऑफिस। भैया हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन करंट एसेट्स का होता है जो कि मूवेबल है। हाँ भैया जैसे स्टॉक हो गया, यस हाइपोथिकेशन। और भैया प्लेज सोना, गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, इन सबका प्लेज हो सकता है। तो दीदी एक बात बताओ, मेरा एसेट्स का तो मॉर्गेज ही होगा, ठीक है ना? अब सुनो, बैंक बिजनेस को लोन दे दिया, कितने रुपए का लोन दिया भैया? ₹50 लाख का, ठीक है? ₹50 लाख का लोन दे दिया।
अब बैंक तो आपको पता है दीदी बेवकूफ होगा नहीं, आपको क्या लगता है बैंक अनसिक्योर्ड लोन देगा कि सिक्योर्ड लोन देगा? सिक्योर्ड लोन। भैया सिंपल सा बात है भैया, बैंक इसको मॉर्गेज पे ले लेगा। और आपको पता है दीदी उस वक्त इस एसेट्स का दाम था 80 लाख रुपया। वाह भैया 80 लाख रुपया, और बैंक सिर्फ 50 लाख रुपया दे रहा है। हाँ तो थोड़ी ना 80 लाख रुपया बैंक को मिल गया, 80 लाख रुपया बैंक को तो मिला नहीं। अब पता है दीदी आपको एनपीए वर्ड कभी सुना है लाइफ में? एनपीए नहीं भैया, एनपीए करके कभी नहीं सुना भैया, एनपीओ पढ़ा हुआ है मेरा। एनपीए दीदी, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। भैया व्हाट इज दैट? दीदी आपको पता ही होगा कई सारे लोग ना डिफॉल्टर होते हैं। एंड भैया डिफॉल्टर का मतलब वो लोग जो कि लोन ले तो लेते हैं लेकिन प्रीमियम और इंटरेस्ट पे नहीं करते, ईएमआई पे नहीं करते। तो क्या हो गया भाई, बैंक के पास, आप तो इस कंपनी का बात कर रहे हैं ना भैया? हाँ तो भैया एसेट है ना 80 लाख का। Maybe every day is not a Sunday, and every day the price of this asset is not going to be 80 lakhs. It could be less than 80 lakhs. भैया जैसे हमको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज कर बट ये तो हाउस है ना, ये हाउस है ना, तो इसका तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा। हाँ भैया कोई भी डेप्रिसिएशन होगा नहीं। तो भैया आप तो गलत बात बोल रहे हैं। सुनो, इसको हम फैक्ट्री का नाम दे रहे हैं, ठीक है ना? ये फैक्ट्री, बिकॉज देखो ऊपर से धुआं धुआं दिख रहा होगा आपको। यस, तो देखिए धुआं धुआं दिख रहा है फैक्ट्री। भैया कंपनी 50 लाख रुपया ले लिया, 80 लाख का ये एसेट। दीदी कल को फैक्ट्री में आग लग सकता है, फैक्ट्री जलकर राख हो सकता है, करेक्ट। फैक्ट्री का वैल्यू 80 लाख से 50 लाख हो सकता है। तो भैया 50 लाख तो मिलेगा। सुनो, 50 लाख हो तो जाएगा। और अगर बाई चांस, पहले तो हमको केस ये समझाने दो, क्या हुआ, कंपनी जो है ना वो बैंक को 1-2 साल से ईएमआई देना बंद कर दिया। बैंक टेंशन, ईएमआई आ नहीं रहा। बैंक वार्निंग दिया, बोला बिजनेस को, यह सुन भाई तुम पैसा पे नहीं कर रहा है, हम तुम्हारा एसेट्स बेच देंगे। बिजनेस बोला बेच दीजिए। पता है दीदी बिजनेस वाले इतने कॉन्फिडेंट क्यों थे? क्यों थे भैया? बिकॉज दीदी बिजनेस वालों को जो बैंक को ईएमआई देना था ना वो करीबन 60 लाख रुपए का था। भैया आप ना गलत पढ़ा रहे हैं। क्या गलत पढ़ा रहे हैं? भैया 50 लाख का तो लोन था। दीदी 50 लाख का लोन था। जब ईएमआई बनता है ना दीदी, तो ईएमआई में इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, तो वो 50 लाख से ज्यादा का हो जाता है, और बहुत ज्यादा हो जाता है। और अगर 10-15 साल का लोन है तब दीदी 60-70 लाख रुपया बिजनेस वालों को देना था बैंक, ठीक है? और दीदी बिजनेस को ये बात अंदर अंदर पता चल गई थी कि जिस एरिया में उनका फैक्ट्री है उस एरिया में गवर्नमेंट अपना ट्रेन बनाने वाला है, तो वहां पे जितने भी एसेट्स है उन सबको उखाड़ दिया जाएगा। और आपको पता है दीदी जब गवर्नमेंट आपके बिजनेस के एसेट्स को या फिर उस जगह में आने वाली कुछ भी चीजों को उतारती है या उखाड़ती है, वो मनी देते हैं। वो पैसा देती है, लेकिन भैया वो ना ज्यादा नहीं देती है, गवर्नमेंट है बहुत कम देती है। तो ये बात बिजनेस को पता चल गया कि अब जो मेरा एसेट है उसका वैल्यू 20 या 30 लाख रुपया रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, हम पैसा देंगे ही नहीं। हम अगर पैसा देंगे ही नहीं तो वो लोग एसेट्स ले लेगा, मेरे को क्या करेगा? मेरा तो एसेट्स तो सिक्योर था, ले ले, 20 तक का ही था मेरे पास, तो लोन इतना भयंकर पड़ा। बैंक बोला बिजनेस को कि भाई तुम दे नहीं रहे, 2 साल हो गया। बिजनेस बोला ले लीजिए एसेट, ले लीजिए, बेच दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बैंक खुशी खुशी दौड़ता दौड़ता एसेट्स के पास गया, बेचने का बात किया, पता चला यहाँ पर तो बनने वाला है। बैंक रो रहा है, बोल रहा है हे भगवान अब क्या करें, 20 लाख रुपया ही आएगा। एक केस ये हो सकता है कि ऐसे एसेट का दाम गिर गया। दूसरा दीदी ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि एसेट्स में आग लग गया, या फिर कभी कभी दीदी ऐसा होता है कि रियल एस्टेट का मार्केट ऐसे ही डाउन, फैक्ट्री जैसे का दाम ऐसे ही डाउन। तो उस कारण से दीदी कभी कभी क्या होता है ना, आप जो भी एसेट सिक्योर करवाते हो तो उसका वैल्यू नीचे ऊपर हो सकता है। तो दीदी पता बैंक अपने आप को डबल प्रोटेक्शन देने के लिए क्या बोलता है? बोलता है सुनिए ना, आप अपने इस एसेट के लिए मेरे को एक कोलैटरल सिक्योरिटी दे।
मतलब भैया सिंपल सा बात ये हो गया, एक बात हम और बोल रहे हैं, आपको अच्छा लगेगा वो सुनकर, दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी। हाँ भैया, व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? अभी हम दीदी छोटा सा सेंटेंस बोलेगा, सुनना। Whenever the business or the company defaults in the payment of loan, the bank has the right to sell the assets which has been secured. The asset which has been directly secured is called primary security. And in the case the primary security is not able to fetch the total amount of loan, bank can sell the collateral security to cover its liability. अच्छा भैया, डबल प्रोटेक्शन, एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी और एक कोलैटरल सिक्योरिटी। ओके भैया, ऐसा होता है? अरे हाँ होता है। तो भैया कोलैटरल सिक्योरिटी में यहाँ पर ये जो बिजनेस या कंपनी है वो क्या इशू कर रही है? डिवेंचर। तो भैया बिना मतलब बिजनेस को फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को? ना ना ना। अब बात सुनो आप मेरा अच्छे से। अगर बिजनेस डिफॉल्ट किया, पहला चीज, तब बैंक जाती है एसेट को बेचने के लिए, ठीक है? और अगर एसेट से पूरा का पूरा पैसा रिकवर हो गया, कोलैटरल सिक्योरिटी गया तेल लेने, कोई टेंशन नहीं है अपने। अपना लाइबिलिटी कब अराइज होता है पता है? बिजनेस डिफॉल्ट किया और अपना प्राइमरी सिक्योरिटी से पूरा का पूरा लोन पेमेंट नहीं हो पाया, अब आपका कोलैटरल सिक्योरिटी एक लाइबिलिटी बन। बात समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल चीज है एकदम। ओ अच्छा, मतलब भैया बहुत सारा पॉइंट आ रहा है यहाँ पर। यस, कोलैटरल सिक्योरिटी आपका तभी लायबिलिटी बनता है जब आपका प्राइमरी सिक्योरिटी इज अनेबल टू क्या नाम है, फेच द टोटल अमाउंट ऑफ लोन। ओके ठीक है भैया। यदि आप एक बार इस डायग्राम को ड्रॉ कर लो। भैया कर लिया। अरे वाह, अच्छा मतलब आप छुपके छुपके ड्रॉ कर रहा था। भैया आप टाइम बहुत कम देते हैं लिखने के लिए, इसीलिए हमको पहले करना। हम दीदी कुछ लिखवाना चाहता है, अब आप जरा देख। Whenever the company defaults in the payment of loan, the bank, I'm sorry, common नहीं होगा, the bank has the authority to sell the primary asset which has been mortgaged as a security. इसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। It has been mortgaged as a security. Sometimes this primary security is unable to, and this primary security is unable to pay off the complete loan, then the bank suffers loss. And to protect banks from such losses, bank double secures itself. Double
secures itself by issuing debentures as a collateral security. कुछ तो पैराग्राफ चेंज करेंगे. However, this collateral security is however this debenture लिखना पड़ेगा. However, this debenture is not recorded as a liability until the primary asset as a liability until the primary asset is able to pay off the liability. यहाँ पे टू होगा ना दीदी, is able to until the primary asset is able to pay off the liability. मतलब भैया ये आपका कोलैटरल सिक्योरिटी तब तक लायबिलिटी नहीं बनता जब तक आपका प्राइमरी एसेट एबल है पे ऑफ करने के लिए लायबिलिटी. हमने भी जो बोला बिल्कुल वैसे का वैसे यहाँ पर लिखवा दिया. क्लियर है? ओके. अच्छा भैया बाय चांस अगर एग्जाम में कोलैटरल सिक्योरिटी का डेफिनेशन या कुछ पूछ लिया, जो लिखवाया है ना लिख दे, फुल मार्क्स दे. इससे इजी और लेमेंस लैंग्वेज कुछ नहीं होगा. अच्छा, अब दीदी ऐसा है कि अपने डिबेंचर को इशू तो कर रहे हैं बट फिर भी लायबिलिटी नहीं है. भैया ये कैसे पॉसिबल? इशू तो कर ही रहे हैं, बैंक को डिबेंचर तो दे ही रहे हैं, लेकिन भैया लायबिलिटी नहीं. तो इसको दीदी रिकॉर्ड करना पड़ता है. एंड देयर आर टू वेज ऑफ रिकॉर्डिंग. क्या जरा देखिए मतलब कैसे हम लोग बताते हैं. ये अब आपको लिखना नहीं है, आपको जो लिखने का काम था दीदी हो गया था, अब लिखना नहीं. एज कोलैटरल सिक्योरिटी. देखो दीदी अपने पास दो ऑप्शन है, अपने रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अपने रिकॉर्डिंग करेंगे. भैया क्या मतलब है? जब दीदी अपने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे ना, सबसे पहला बात तो ये आपको पता है डिबेंचर्स अपना होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग. हाँ भैया लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है. अपने को याद रखना है कि अपने जब नॉन करंट लायबिलिटी में ए में लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखेंगे, ठीक है, तो आपको पता है अपने को लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट्स बनाना पड़ता है. हाँ भैया जी जब अपने नोट्स बनाने जाएंगे ना वहां पर, तो आपको तो पता ही हम लोगों ने पक्का बैंक से लोन लेके रखा होगा. तो हम मान के रखता बैंक से हम लोगों ने लोन लिया था कितने रुपए का, एग्जाम्पल में कितने का था, 50 लाख रुपए. तो हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग में यहाँ पर 50 लाख तो लिख दिया, ठीक है. हम यहाँ पर जाएगा दीदी, यहाँ पर हम लिखेगा बैंक लोन, ठीक है. और दीदी यहाँ पर हम लिखेगा 50 लाख रुपए. और दीदी यहाँ पर हम ब्रैकेट में नीचे में लिखेगा secured by issue of percentage debenture issue of 50,000 percentage debenture of face value ₹100 as collateral security. बस खत्म.
मतलब भैया बस यहीं पे लिखे थे, यस खत्म, और कुछ नहीं करना। अच्छा भैया इसका इंटरेस्ट, अरे काहे का इंटरेस्ट, लाइबिलिटी तो तब बनेगा ना जब अपने प्रीमियम अपने इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे, और इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तब बैंक हमारा एसेट को बेचने जाएगा, और एसेट को बेचने के ऊपर में जब उसको पूरा का पूरा पैसा नहीं मिलेगा तब ये लाइबिलिटी बनेगी। समझ में आया? अच्छा भैया तब क्या हो जाएगा, तब दीदी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के नाम पर यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी। क्लियर है भैया? एक तो ये हो गया, और दीदी दूसरा क्या है, रिकॉर्डिंग करेंगे भैया। रिकॉर्डिंग कैसे, सिंपल सा, ये भैया ये सब क्या है, अरे है डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। और दीदी यहाँ पर हम 50 लाख लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 50 लाख ही होगा, इससे कम भी हो सकता है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मतलब भैया ये जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है क्या? यस, डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। ओके भैया, नेक्स्ट बताइए भैया इसको शो कैसे करते हैं? बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 50 लाख दिखा देंगे, फिर नोट्स बनाते हैं अपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, आपको पता ही होगा नीचे में आता है। हाँ भैया दीदी वहां पर हम लोग लिखेंगे बैंक लोन 50 लाख रुपए का, ठीक है। और दीदी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे परसेंटेज डिबेंचर, मतलब लाइबिलिटी बना रहे हैं हम लोग, परसेंटेज डिबेंचर 50 लाख रुपया, ठीक है, सॉरी 50 लाख रुपया लेस डिबेंचर सस्पेंस 50 लाख रुपया नहीं। ओ अच्छा, मतलब भैया लाइबिलिटी तो अराइज हुआ ही नहीं, एक तरीके से देखा जाए। या इसका मतलब हम ये बोल सकता है कि आपका जो लाइबिलिटी है वो तभी अराइज होगा जब आपका प्राइमरी एसेट इज अनेबल टू पे ऑफ द लाइबिलिटी। यस। अच्छा भैया बाई चांस सपोज कर लीजिए आप जब लोन का पूरा पेमेंट कर देते तब क्या होता है? तब दीदी इसका रिवर्स एंट्री पास कर दीजिए, परसेंटेज डिबेंचर टू डिबेंचर सस्पेंस, और फिर यहाँ पर भी आपका ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब नहीं दिखाएंगे। क्लियर है? नॉर्मल सा बात है दीदी, बस ये दो ही चीज समझना और कुछ नहीं। मैं कोई इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना है? अरे किस लिए इंटरेस्ट, कुछ नहीं देना, ये एग्जाम में पूछेगा कि डू वी पे इंटरेस्ट ऑन कोलैटरल डिबेंचर इशूड ना ना। अरे भाई कोलैटरल डिबेंचर तो लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी कब बनेगा? जब प्राइमरी एसेट इज अनेबल टू पे ऑफ द। क्लियर? भैया मेरे को आपकी बात पे भरोसा नहीं, मेरे को पता था आपको भरोसा, आपको अभी भरोसा नहीं हो, हम एक बार आपको कुछ भेज रहा है वो देखो, उसके बाद में एक तो क्वेश्चन देखो। देखो आ जाएंगे कोई बात क्लियर है दीदी? भैया आप देख रहे हैं यहाँ पर एग्जाम्पल इन क्लास लिखे हैं, आप एग्जाम्पल इन क्लास, आप क्लास में कोई एग्जाम्पल ही नहीं कर रहे। हम तो आपको बोला, आपको हमको विश्वास, आपको समझ में नहीं आया, हम आपको अभी करवाएंगे। कुछ देखा दीदी? चलो भैया मैं 1 मिनट में आ रहे हैं। ओके।
हाँ दीदी, दीदी एक बार हम रीड करें इलस्ट्रेशन 20। A company had 10 lakh 12% debenture outstanding as on 1st April 2019. During the year, company took a loan of rupees 2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for rupees 2,50,000 as collateral security. Okay. Past journal entry, if any, also show how the debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as at 31st March 2020. अब जरा देखो, अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करें और हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करें तो भैया सबसे पहला बात तो ये देयर इज गोइंग टू बी नो जर्नल एंट्री। हाँ, बट भैया एक बात बताइए, आप जब नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे भैया, तब भैया आप अपना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में भैया आप यहाँ पर कितना परसेंटेज डिबेंचर, 12% देखा कि नहीं, हम कुछ समझाना चाह रहे हैं। 12% डिबेंचर कितने रुपए का भैया? 10 लाख रुपए का ऑलरेडी इशू था, जरा देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ भैया, कंपनी है 10 लाख 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2019। भैया ये तो आपका पहले से ही हाँ लिया हुआ, यस। उसके बाद में भैया आप जरा नोटिस करिए, नीचे में लिखा हुआ है भैया कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टुक अ लोन ऑफ 2 लाख रुपीस फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉर व्हिच द कंपनी प्लेस्ड विद द बैंक डिबेंचर्स फॉर रुपीस 2.5 लाख एज कोलैटरल सिक्योरिटी। और भैया कंपनी ने बैंक लोन लेके रखा। कितने रुपए का लोन है दीदी? 2 लाख रुपए का। अब भैया ऐसा है, कंपनी ने जो 2 लाख रुपए का लोन लिया है, इसके बदले कंपनी को कैश तो मिला ही होगा। हाँ ओके, बट भैया कंपनी ना कोलैटरल सिक्योरिटी के तौर पे डिबेंचर्स इशू किए। कोलैटरल के तौर पे कंपनी डिबेंचर्स इशू किए। हाँ भैया, वो भी 2.5 लाख रुपए का इशू किया। हाँ, तो भैया इसका एंट्री कैसे करेंगे जरा देखिए। कोलैटरल सिक्योरिटी या फिर डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ वर्थ रुपीस 2,50,000। अच्छा तो वही रहेगा, इसको डालें डिबेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी फॉर रुपीस 2 लाख, बस। और यहाँ पर भी आप चाहो तो सेम टू सेम यहाँ लिख सकते हो। भैया यहाँ पर आप क्यों लिखवा रहे हैं? बिकॉज ये डिबेंचर्स का हिस्सा है, ये जो अपने डिबेंचर कोलैटरल सिक्योरिटी इशू कर रहे हैं वो इसी का हिस्सा, तो अपने चाहे तो यहाँ पर भी वही सेम चीज लिख सकते हैं कि वो सिक्योर किया गया है उसके तौर पर। तो भैया यहाँ पर तो जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अच्छा भैया ये फर्स्ट मेथड है कि यस, और दीदी अगर सेकंड मेथड रहता तब क्या होता पता है? तब भैया आप क्या करते हैं? पहले लोन का एंट्री। हाँ भैया, सबसे पहले तो देखिए आपको लोन का एंट्री करना पड़ता है। अच्छा दीदी एक बात बता दे रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपका जो अपना पहला मेथड है ना, अपने यहाँ पर भी लोन का एंट्री तो करेंगे, वो एंट्री तो अपना है ही कि पैसा तो मिला ही अपने को, बैंक टू बैंक लोन।
अच्छा ओके 2 लाख रुपए तो अपने को मिला ही है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, ये तो अपना हुआ ही है। ये लोग बुक में किया है क्या वैसे? हाँ, वो बुक में भी तो किया ही है वो लोग। बैंक टू बैंक लोन तो होगा ही, लेकिन जब दीदी सेकंड मेथड करेंगे तब अपने बैंक टू बैंक लोन तो करेंगे 2 लाख पहला, और दूसरा दीदी हो जाएगा डिबेंचर सस्पेंस टू 12% डिबेंचर्स। हाँ भैया 12% डिबेंचर हम लोग मान लें। कितने रुपए का था दीदी? 2.5 लाख। क्लियर है? अच्छा भैया नोट्स में क्या करेंगे देखो। हम इसी में बता रहे हैं, देखो भैया यहाँ पर मेरे को लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखाई दे रहा है आपका 12% डिबेंचर का 10 लाख रुपया। यस, बट दीदी सिंस अपने डिबेंचर तो और इशू किए हैं 12% डिबेंचर वाला, तो इसको कैसे दिखाना देख लो। नोट्स टू अकाउंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग 12% डिबेंचर्स 10 लाख रुपीज एड डिबेंचर फ्रेश इशू 2,50,000 का लेस डिबेंचर सस्पेंस। क्लियर है? भैया एट दी एंड आएगा 10 लाख। अरे पता है मेरे को 10 लाख ही आना है, तो मैं आपको वहां पर भी दिखाया था। भैया ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज भी अभी तक अपना ये डिबेंचर लाइबिलिटी नहीं बना। लाइबिलिटी जब बनेगा तब इसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा ये हो गया भैया। नीचे और कुछ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे बैंक लोन, SBI बैंक लोन, SBI बैंक लोन कितना रुपया भैया? 2 लाख रुपया। 2 लाख। If we want, we can write over here also. Debenture of rupees 2 lakh, 2.5 lakh issued as collateral. बस भैया और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, यही काम है। अच्छा भैया जैसे एग्जाम में आ गया तो भैया यहाँ पे नरेशन लिखेंगे दीदी। देखो जर्नल के साथ नरेशन हमेशा ही लिखना है। इवन इश्यू ऑफ चेक दीदी अगर आप लोगों का MCQ की जगह पर वैसे होता तो भी नरेशन तो लिखना ही पड़ता। और आप इसका महत्व देखा होगा, एक क्वेश्चन जो कि हम आपको करवाया था जो कि बहुत पेचीदा था, याद है वो वाला क्वेश्चन? उसमें वो लोग नरेशन लिख के रखे थे प्रॉपर्ली, तभी हम लोग नरेशन समझ पाए। याद है वो वाला क्वेश्चन हम भेजा था? हाँ भैया। नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नरेशन यू हैव टू राइट। यहाँ पर भैया क्या करेंगे, यहाँ पर भी नरेशन लिखना पड़ेगा अपना। Debenture has been issued as a collateral for a loan that has been taken from SBI of worth rupees 2 lakh. ये सब लिखना पड़ेगा। नरेशन का मतलब क्या होता है कि एक भैया छोटा सा स्टोरी बता रहे हैं हम लोग इस ट्रांजैक्शन की, बस। पूरा फॉर्मेट बनाना होगा। हाँ, तो यू हैव टू प्रिपेयर द पूरा फॉर्मेट जर्नल का। तो जर्नल का फॉर्मेट तो आई एम नॉट शोइंग यू बिकॉज यू नो। क्या हुआ? कुछ बोलना है आपको? अच्छा जर्नल का फॉर्मेट तो आपको आता ही, वो नहीं बताने वाला। नहीं पता है भैया। हमको लगा नहीं बोल रहा, पता नहीं है मेरे को। भैया बता दीजिए। नहीं पता है मेरे को। ओके अच्छा भैया जैसे कि आप ना यहाँ पे खाली नोट्स टू अकाउंट का एक्सट्रैक्ट दे रहे हैं, 1 मिनट रुको। सुनो अच्छे से, सबसे पहले दीदी आपको जर्नल एंट्री शो करना है प्लस नरेशन, ठीक है भैया। फिर दीदी आपको उसका बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट दिखाना है। फिर दीदी आपको बैलेंस शीट का नोट टू अकाउंट शो करना है। भैया फुल मार्क्स मिल जाएगा? यस फुल मार्क्स मिल जाएगा। भैया कितने मार्क्स का आएगा? मैक्स टू मैक्स 3 से 4 मार्क्स, कभी कभी 5 मार्क्स का भी दे सकता है, बट मेरे को नहीं लगता बिकॉज आप लोग का तो जितना मार्क्स का पेपर है उससे तो 3 या 4 मार्क्स का देगा। और ये फ्री फंड का मार्क्स, फ्री फंड तो अपने आराम से लेकर आ दो। जर्नल एंट्री शो कर दो, नरेशन दिखा दो,
बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, नोट्स टू अकाउंट, क्लियर हो गया। अच्छा, और ये भी आपको पता ही होगा भैया, जब हम लोग आपका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं डिबेंचर का, तब दीदी अपने को 2 एंट्री पास करना पड़ता है, एक तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन और फिर डिबेंचर सस्पेंस टू परसेंटेज डिबेंचर। और भैया अगर हम लोग डिबेंचर्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे तब तो दीदी सिर्फ एक ही एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बस क्लियर। और फिर बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट तो आपको पता ही है कैसे बनाना है हम लोगों को, ऊपर लिख देंगे बैलेंस शीट एज ऐड करके, और ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट जरूर लिख देना, EXTRAC। ये पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते तो अपने खाली इक्विटी एंड लायबिलिटीज का लॉन्ग टर्म बोरिंग शो करेंगे, इतना रुपीस का है, नीचे नोट नंबर दे देंगे और फिर नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर कर देंगे। तो ये 3 चीज आप प्रिपेयर कर लेगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। क्लियर है दीदी मेरा बात? हाँ भैया। एक बार दीदी इलस्ट्रेशन 21 रीड करो। नहीं खाना खाते हाँ हाँ भैया। भैया क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि मेघनाथ लिमिटेड ने एक लोन लिया 1,20,000 रुपए का बैंक से and deposited 1408% debentures of rupees 100 each as collateral security along with primary security worth rupees 2 lakh। तो भैया यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी का भी वर्थ बता दिया। अगर यदि प्राइमरी सिक्योरिटी का वर्थ बता दिया तो इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो प्राइमरी सिक्योरिटी का वैल्यू आल्सो इन बैलेंस शीट का नोट। मतलब भैया जैसे कि हम जब दीदी लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट बनाएगा तो हम ऐसे लिखेगा ना, बैंक लोन 2 लाख रुपया, तब दीदी मेरे को यहाँ पर प्राइमरी सिक्योरिटी भी बताना पड़ेगा कि प्राइमरी सिक्योरिटी कितने रुपए का है, 2 लाख। और दीदी मेरे को ये भी बताना पड़ेगा कि कोलैटरल सिक्योरिटी मेरा कितना रुपए का है, 1,40,000। इतने रुपए का मेरा कोलैटरल सिक्योरिटी। आपको डेफिनेटली सेंटेंस में दिखाना है, बट आपको शो दोनों जरूर करना कि भैया प्राइमरी सिक्योरिटी भी है और कोलैटरल सिक्योरिटी भी है। और आपको बात बता दीदी, ये सब जो शोइंग वाला चीज है ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये रियल लाइफ में भी। आप अगर किसी भी बड़ी कंपनी का बैलेंस शीट देखेगा, अगर वो लोग लोन लेते हैं तो अगर सपोज वो लोग एसबीआई से लोन लिए तो पक्का श्योर है एसबीआई कोई ना कोई सिक्योरिटी लेगा। तो दीदी अपना जो भी वो लोग अपना बैलेंस शीट बनाते हैं ना कंपनी वाले, वो लोग एसबीआई बैंक लोन 15 करोड़ 20 करोड़ लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं सिक्योर्ड बाय फिक्स्ड एसेट्स। वो एसेट बताते हैं कहां पर है, क्या है, नहीं है, सब बताएंगे। दीदी उसी को तो बोलते हैं प्रॉपर डिस्क्लोज करना। तभी तुमको पता चलेगा अच्छा इन लोग का इतना लोन है, ये लोग इस एसेट को सिक्योर करके रखा है, क्या ये एसेट इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, सब चीज देखना पड़ता है। समझ में आ रहा है मेरे बात? ऐसे शो किया जाता है। ओके, अब क्या भैया, कंपनी अगेन टुक अ लोन ऑफ रुपीज 80,000 आफ्टर 2 मंथ्स। अब भैया 2 महीने बाद कंपनी फिर 80,000 का लोन ले ली। ठीक है भैया, अपने को एक और एंट्री पास करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन and deposited 1,008% डिबेंचर ऑफ 100 each। हे भगवान, भैया फिर से कंपनी प्लस कर दी 1 लाख रुपए का डिबेंचर, आया ना? हाँ भैया। ओके, तो भैया उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। ओ हो, मतलब भैया कंपनी ने पहले 2 लाख रुपए का लिया था मेरे ख्याल से, नहीं सॉरी 1,20,000 का लिया था ना बैंक लोन, 1,20,000। हाँ भैया 1.2 लाख पहले का था, प्लस हो गया भैया 80,000 का। एक बात बोले, इन शॉर्ट भैया कंपनी ने लोन कितने रुपए का लिया भैया, 2 लाख रुपए का। भैया कंपनी प्राइमरी सिक्योरिटी कितना का दे रही है, 2 लाख रुपए का।
और भैया 2 कोलेटरल लाख। सिक्योरिटी कितने रुपए का दे रही है? 2.4 लाख। क्लियर है भैया? तो भैया अपने को वैसे ही नोट्स बनाना है फिर, बैंक लोन 2 लाख रुपया, फिर अपने को नीचे लिखना पड़ेगा इट हैज बीन सिक्योर्ड बाय अ प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफ वर्थ रुपीज 2 लाख एंड डिबेंचर्स ऑफ वर्थ रुपीज 2.4 लाख हैज बीन इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और डिबेंचर का नाम जरूर लिख देना, 8% डिबेंचर। 8%। तो भैया अब अपने को शो करना है। अब दीदी जरा इन लोगों का बुक्स देख लेते हैं जर्नल। सबसे पहला, व्हेन लोन इज टेकन, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 1,20,000 भैया पता है मेरे को। और भैया देखो नरेशन में लोग लिख दिए, लोन ऑब्टेन फ्रॉम बैंक सिक्योर्ड बाय प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 2 लाख एंड 1,40,000 रुपए का 8% डिबेंचर है कोलेटरल। कोई दिक्कत नहीं भैया। फिर दीदी लिखा हुआ डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर्स, 1,40,000 1,40,000। भैया ये कब होगा? जब हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिबेंचर्स का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहीं बोला था क्या? हाँ, हाउ विल यू शो द इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड बैंक लोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी? ये लोग शो कर रहे हैं। फिर क्या दीदी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन 2 महीना बाद ये लोग वापस 80,000 का लोन लिया था, याद होगा आपको। और इसको ये लोग केवल कोलेटरल सिक्योरिटी से आपको वो करवाया था सिक्योर्ड। और फिर दीदी क्या हुआ था, डिबेंचर सस्पेंस टू 8% डिबेंचर 1 लाख रुपए, 1 लाख 1 लाख। फिर भैया बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम लोग। तो भैया यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपए का ही था भैया, आप बोले थे बैंक लो तो 2 लाख रुपए का लिया। फिर क्या दीदी जरा देखो, भैया लिखा हुआ है इन लोगों का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, हाँ 8% डिबेंचर 2,40,000 रुपया लेस डिबेंचर सस्पेंस 2,40,000 रुपया, क्योंकि भैया अभी तक आपका वो लायबिलिटी अराइज तो हुआ नहीं। फिर क्या भैया, बैंक लोन ऑन प्राइमरी सिक्योरिटी वर्थ रुपीज 2 लाख एंड कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर ऑफ रुपीज 2,40,000। अच्छा भैया इंग्लिश का सेंटेंस थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं? हाँ रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दीदी एक बात बताओ, ये कोई मतलब कोई टॉपिक था भैया? टेंशन वाला तो कोई टॉपिक है ही नहीं, ये बिल्कुल इजी था। क्लियर है? ओके भैया मेरा भैया एक क्वेश्चन था मेरा हाँ कि भैया ये जो 8% डिबेंचर्स है ना, ये 2,40,000 अपने कैसे ले रहे हैं? 2,40,000 कैसे ले रहे हैं दीदी? जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़े। आइए एक मिनट। हाँ दीदी देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दीदी ऊपर में लिखा हुआ है ना, सबसे पहला लाइन में 1,400 डिबेंचर्स इशू किए थे हम लोग सबसे पहले। जब हम लोग 1,20,000 का लोन लिए थे ना, तब हम लोग 1,400 डिबेंचर इशू किए। फिर प्लस दीदी 1,000 और हो गया, दीदी टोटल हो गया 2,400 इंटू 100 2.4 लाख। क्लियर है? यही था दीदी। अब एक सेकेंड,